साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। आज प्रैक्टिस सेट का जो बैच है वह मौर्योत्तर काल से संबंधित है। इसके अंतर्गत आज हम लगभग 80 प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्नों के साथ साथ उसकी व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से आपको करेंगे। तो इसके पहले हमने क्लास में मौर्य काल का प्रैक्टिस से सॉल्व कराया था। फिर धार्मिक जो आंदोलन है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो विभिन्न धर्म थे, तो वहाँ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने प्रश्नों को सॉल्व कराया। अब पीछे जितने भी चैप्टर थे उसको हमने सॉल्व कराया है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आज प्रश्न है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वह मौर्योत्तर काल से संबंधित है कि आपका जो मौर्योत्तर काल है, यहीं से जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं सब प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो प्रश्न हमारा पहला है, देखिए प्रश्न संख्या 1, इसमें है कि बीम कटफिसेस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है। ठीक, देखिए इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है वह है शिव का, दूसरा दिया है विष्णु का, तीसरा दिया है कुबेर का, चौथा ऑप्शन दिया है गणेश का। इसमें आपको बताना है कि बीम कटफिसेस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, ठीक है, थोड़ा हम फास्ट सॉल्व करवाएंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या कुछ ज़्यादा है, व्याख्या करने में समय लगता है। तो देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है शिव का। बीम कटफिसेस के सिक्कों पर शिव जो हिंदू के देवता हैं उनका अंकन किया गया है। तो देखिए इसके विषय में और कुछ जानकारी आपको दे दें। देखिए बीम की कटफिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति के साथ महेश्वर की उपाधि मिलती है। ठीक है, उसे कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए जो बीम कटफिसेस है उसे कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बीम कटफिसेस ने सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम बीम कटफिसेस ने ही भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जारी किया था। ठीक है, सबसे पहले कटफिसेस ने ही आहुति देते हुए या वेदी पर यज्ञ में लगे राजा की प्रतिकीर्ति वाले सिक्के का प्रचलन किया था। तो इस तरीके से जो बीम कटफिसेस से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें थी हमने बताई। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 2, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्ति रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है। ऑप्शन पहला देखिए बीम कटफिसेस, दूसरा हुबेस, तीसरा रुद्रदाबर, चौथा शशांक। तो अभी हमने इसके विषय में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। इसमें आपका जो उत्तर है वह है बीम कटफिसेस के सिक्कों पर शिव की मूर्ति, नंदी और त्रिशूल की आकृति का अंकन के साथ साथ महेश्वर की उपाधि धारण किए हुए सिक्कों का अंकन मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। शीशे के सिक्के जारी करने वाले कौन से राजवंश थे। पहला कुषाण दिया है, दूसरा सातवाहन, तीसरा कुषाण है, चौथा मौखर। तो देखिए गुप्त, सातवाहन,
कुशल और मौखर, इसमें आपको बताना है कि शीशे के सिक्के जारी करने वाले कौन से राजवंश हैं। तो इसमें आपका जो उत्तर, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इसमें आपका जो उत्तर है वह है सातवाहन। देखिए, सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए, ठीक है। निवासा से उसकी शीशे की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इन मुद्राओं पर राजशिर, चक्र, स्वास्तिक चिन्ह और उज्जैन चिन्ह की आकृतियों का अंकन मिलता है। दक्षिण में चांदी के स्रोत सीमित थे, इसलिए चांदी के एवज में उन्होंने शीशे के सिक्के को चलाना ज्यादा उचित समझा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न संख्या 4 पर इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में खारबेल का हाथी गुम्फा उल्लेख उत्कीर्ण है। ऑप्शन देखिए, प्राकृत भाषा में, दूसरा पाली भाषा में, तीसरा संस्कृत भाषा में, चौथा ऊपर लिखित में से कोई नहीं। ठीक, इसमें आपको बताना है कि किस भाषा में खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा गया है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है प्राकृत भाषा। प्राकृतिक भाषा में खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा गया है। देखिए, खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज बिशप स्टर्लिंग ने 1825 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1825 में बिशप स्टर्लिंग ने किया था। ठीक है, देखिए इस लेख की जो भाषा है वह प्राकृत है और जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी खंडागिरी पहाड़ियों पर गुफा संख्या 14 में हाथी गुम्फा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर पहाड़ियों की गुफा संख्या पूछा जाए तो गुफा संख्या 14 में हाथी गुम्फा अभिलेख का वर्णन किया गया है। देखिए, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, कुछ और जानकारी आपको महत्वपूर्ण देते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राचीनतम अभिलेख है, जिससे ज्ञात होता है कि युद्ध में जहाजों का प्रयोग होता था। ठीक है, इसी से जानकारी मिलती है कि युद्ध में जहाजों का प्रयोग किया जाता था। जहाजों का प्रयोग अर्थात जो पानी की जहाज थी उसी का प्रयोग, हवाई जहाज का प्रयोग नहीं, पानी की जहाज। ठीक है, देखिए भारतवर्ष एवं महाराज की उपाधि का उल्लेख सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। आपको ध्यान देना है, ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम शब्द का, ठीक है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। और महाराज शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। देखिए, स्थापत्य की गतिविधियों पर हुए व्यय की सूचना हाथी गुम्फा अभिलेख से सबसे पहले मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते, प्रश्न संख्या 5 पर। ठीक है, अब इसमें देखिए खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन देखिए, नंदों का, मौर्यों का, शुंगों का और कणों का। इसमें आपको बताना है कि खारबेल के हाथी गुम्फा में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है नंदों का। ठीक है, देखिए खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद ने अपने शासन के 5वें वर्ष तनसुल से राजधानी तक नहर का निर्माण कराया। अर्थात एक चीज आपको ध्यान देना है, नहर का सर्वप्रथम उल्लेख आपको हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, उसके बाद महापद्म नंद यहाँ से आदिजिन की मूर्ति है उसको उठा ले गया था। इसी अभिलेख में महापद्म नंद के
कलिंग विजय की सूचना मिलती है। ठीक है, प्राचीनतम जलीय नहर का प्रमाण खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। इसकी आपको हमने बताया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण अभी हमने आपको बताया, तो यहाँ पे आपका उत्तर जो है वह है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो इस तरीके से अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ? ऑप्शन कनिष्क, दूसरा हुबिस्क, तीसरा वासुदेव, चौथा मिनेंडर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा बौद्ध शासक है भैया, बौद्ध भिक्षु है शासक जो बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें आज आपका जो उत्तर होगा वह है मिनेंडर। मिनेंडर जो था वह बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था। देखिए, जो मिनेंडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक, मिलिंद परहों में ज्ञात होता है कि उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से वाद विवाद के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। देखिए, मिनेंडर जो था उसका जन्म काबुल में सिकंदरिया के अलसंद द्वीप के कालसी नामक ग्राम में हुआ था। मिनेंडर को करदम, पुष्पनिंद्र, आलिससंधि, यक्ष कृषिम या महायक्ष के नाम से उसे जाना जाता था। तो इस तरीके से जो मिनेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज कुछ गले में दिक्कत है। ठीक, देखिए अब इसमें देखिए उस राजवंश का नाम क्या है जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? ऑप्शन चोल, दूसरा शुंग वंश, तीसरा कुषाण वंश, चौथा गुप्त वंश। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राजवंश है जिसने हत्या करके उस राज सत्ता को अपनाया और हत्या से ही उसके वंश का अंत हुआ। ठीक है, चलिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है शुंग वंश। देखिए, बृहदर्थ जो था यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, उसी के एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो उसने जब बृहदर्थ सेना के काम से सेना का निरीक्षण कर रहा था, उसी समय ये जो पुष्यमित्र था वह बृहदर्थ की हत्या चाकू से कर दी थी और हत्या करने के बाद उसने शुंग वंश का स्थापना किया और जो देवभूति है वही शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, 73 ईसा पूर्व में उसकी भी हत्या वासुदेव ने करके कर्ण वंश की स्थापना कर डाली। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुंग वंश ने हत्या कर सत्ता पाया और अंततः उसका भी अंत हत्या के माध्यम से हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। देखिए, शुंग वंश का संस्थापक, तो इसमें संस्थापक पूछा गया है शुंग वंश के, इसमें आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन पुष्यमित्र, दूसरा खारवेल, तीसरा अग्निमित्र, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका जो उत्तर अभी हमने बताया था, जो पुष्यमित्र है इसी ने शुंग वंश की स्थापना बृहदर्थ जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या करके किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है कि महाभाष्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन पाणिनि, दूसरा कात्यायन, तीसरा संध्याकर नंदी, चौथा पतंजलि। इसमें आपको बताना है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए आपका जो उत्तर है वह है महर्षि पतंजलि। देखिए, महाभाष्य के कार के रचनाकार शुंग युगीन पतंजलि, अर्थात जो पतंजलि हैं वह शुंग युग के काल से संबंधित हैं। पतंजलि की उपाधि गोरिका पुत्र है, गुणदीय है,
अहिपति है, शेषाही है, शेषावतार इन्हें कहा जाता है। इन तमाम प्रकार की उपाधियों को पतंजलि ने धारण किया था। देखिए, जो पतंजलि है उनका जन्म गांधार के सालातोर में हुआ था। ठीक है, पतंजलि का जो जन्म स्थान है वह गांधार के सालातोर से संबंधित है। देखिए, जो सालातोर है आज के समय में उसे लाहौर कहा जाता है। ठीक है, और जो ह्वेनसांग है उन्होंने सालातोर में पाणिनि की प्रतिमा और उनकी व्याकरण के स्कूलों का भी उल्लेख किया है। पाणिनि के ग्रंथ जो अध्याय है 8 अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते, प्रश्न संख्या 11 पर। इसमें है कि 2 अश्वमेध यज्ञ निम्नलिखित में से किसने संपन्न किया था? ऑप्शन समुद्रगुप्त ने, दूसरा पुष्यमित्र शुंग ने, तीसरा दशरथ ने, चौथा अस्कंद गुप्त ने। इसमें आपको बताना है कि 2 अश्वमेध यज्ञ निम्न में से किसने संपन्न किया था। ऑप्शन देखिए, इसमें हमने आपको बताया। अब इसमें आपको उत्तर बताना है कि कौन इसमें उत्तर सही है। देखिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ का संपन्न किया था। देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया जिसकी जानकारी का स्रोत 6ठी पीढ़ी के धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक से भी 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है। धनदेव पुष्यमित्र का वंशज और अयोध्या का राज्यपाल था। अयोध्या अभिलेख में उल्लेख है कि सेनापति पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित गोनर्ध की निवासी पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा कि यहाँ हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरीके से उल्लेख वहां पे मिला है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, 12 प्रश्न है। मनु स्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुई? ऑप्शन मौर्य वंश में, दूसरा सातवाहन वंश में, तीसरा शुंग वंश में, चौथा कुषाण वंश में। इसमें आपको बताना है कि मनु स्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुई। देखिए, इसमें आपका जो उत्तर है वह है शुंग वंश। शुंग वंश के शासन का जो वंश है उसी में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, तो इसमें देखिए शुंग वंश, मनु स्मृति की जो रचना है वह शुंग काल में हुई थी। देखिए, इसका जो विषय है वह विधि विषयक ग्रंथ है अर्थात कानून से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। मनु स्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहा गया है जिसका अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटो लॉ के नाम से ENB हेलहेक महोदय ने किया था। ठीक है, अब देखिए मनु स्मृति में कुछ और उल्लेख है, उसका भी हम जानकारी आपको दे दें। अधिकारियों को भूमिदान के माध्यम से भुगतान की मान्यता देने वाली पहली पुस्तक मनु स्मृति है। मनु स्मृति में 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख, कितना? 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख मनु स्मृति में किया गया है। उसके बाद देखिए, मनु स्मृति कहता है कि स्त्री धन पर माता के बाद पुत्रियों और उसके बाद बहुओं का अधिकार होता है। उसके बाद देखिए, मनु स्मृति में विधवाओं के लिए मुंडन प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं कि निम्न में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। तो इसमें देखिए, इसमें आपका जो ऑप्शन पहला है वह है महाभाष्य, दूसरा गार्गी संहिता, तीसरा मालविकाग्निमित्रम, चौथा मिलिंद पन्ह। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ है जिसमें यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है और यह भी जानकारी मिलती है
कि यूनानी जो थे पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। ठीक है, देखिए लाइट कट गई इस समय, मतलब दिक्कत है। इसमें आपका जो उत्तर है वह है गार्गी संहिता। यह उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर। इसमें है कि मालविका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित थे? इसमें जो आपका ऑप्शन है वह मौर्य वंश है, दूसरा शुंग वंश है, तीसरा गुप्त वंश, चौथा शक है। इसमें आपको बताना है कि माल अग्निमित्रम विदिशा के शासक के रूप में जो वर्णित है अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है शुंग वंश। ठीक, देखिए मालविका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र शुंग वंश के शासक के रूप में हुआ है। इस नाटक का नायक अग्निमित्र ही है। नाटक में अग्निमित्र और मालविका अग्निमित्र के प्रणय का वर्णन अर्थात प्रेम की कहानी का उल्लेख इसमें मिलता है। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बना। कालिदास ने पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को वैम्बिक वंश का बताया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना? तो अभी हमने बताया, देखिए इसमें ऑप्शन अग्निमित्र है, दूसरा सुज्येष्ठ है, तीसरा वज्रमित्र है और चौथा देवभूति है। इसमें आपको बताना है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था। ठीक है, देखिए इसमें जो अभी हमने बताया था कि उसके बाद ये जो पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र इसका शासक बना था। देखिए जो शुंग वंश है, शुंग वंश में कुल 10 शासकों ने 112 वर्षों तक शासन किया था। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र शासक बना, उसके बाद सुज्येष्ठ शासक बना, उसके बाद वसुज्येष्ठ शासक बना, इस वंश का चौथा शासक वसुमित्र था, चौथा शासक वसुमित्र था। तो इस तरीके से जो विभिन्न जानकारी थी हमने दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न में से किस राजवंश के शासकों के नाम का मात्र सत्तात्मक है? तो ऑप्शन देखिए, मौर्य है, दूसरा शुंग है, तीसरा कर्ण है, चौथा सातवाहन। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक है। ठीक है, चलिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है सातवाहन। एक मिनट, इसमें आपका जो उत्तर है वह है सातवाहन। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 17 पर। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है सातकर्णी प्रथम, दूसरा गौतमी पुत्र सातकर्णी, तीसरा यज्ञश्री सातकर्णी, चौथा शिमुख। इसमें आपको बताना है कि सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है वह सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। ठीक है, देखिए सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी है, जिसका जो शासन काल है वह 80 से 104 ईस्वी है। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी का मुख्य स्रोत नासिक प्रशस्ति है। उसके बाद जिसकी माता गौतमी बलश्री ने वशिष्ठ पुत्र पुलमापी के शासन काल में उत्कीर्ण करवाया था।
नासिक प्रशस्त में उसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना गया है, वर्ण संकरता को समाप्त करने वाला कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19 पर निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यमनों एवं पहलवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? देखिए इसमें पहला ऑप्शन हाल, दूसरा शेमुक, तीसरा सातकर्णी प्रथम, चौथा गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये आपका उत्तर सही है। ठीक, नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षहरात वंश का संहारक माना जाता है या नष्ट करने वाला माना जाता है। यवन शासकों पहलवों का संहार करता, सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला इसे माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शासक था। ठीक है, ऑप्शन देखिए, भूमक, दूसरा नहपान, तीसरा चष्टन, चौथा रुद्रदामन। इसमें आपको बताना है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज्य चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शासक है। तो इसमें आपका जो उत्तर है वो है नहपान। देखिए नहपान क्षहरात वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। उसे पेरिप्लस के लेखक ने मेरम्बस या नैम्बानुस के नाम से उसे उल्लेखित किया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को मारकर जोगल थंबी स्थित जो उसका कोषागार था उस पर अधिकार कर लिया। उसने नहपान के सिक्कों को पुनः अंकित करवाया, उसके मुख्य भाग पर चैत्य बनवाया और मुद्रा लेख पर श्रोगोमती पुतस शब्द का उल्लेख उस पर करवाया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 21, गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक साहित्य का लेखक राजा था। इसमें आपको बताना है ऑप्शन देखिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी, दूसरा सातकर्णी प्रथम, तीसरा हाल, चौथा यज्ञश्री सातकर्णी। इसमें आपको बताना है कि गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक साहित्य का लेखक राजा कौन था। ठीक है, इसमें देखिए आपका जो उत्तर होगा वह है राजा हाल। राजा हाल इसके कवि थे। ठीक है, देखिए जो राजा हाल हैं यह 17वें नंबर का सातवाहन शासक थे जो कि ये कवि थे। उनके दरबार में काव्य तंत्र के लेखक सर्ववर्मन, बृहद कथा के लेखक गुणाढ़, इन तमाम प्रकार के विद्वान उनके दरबार में रहते थे। ठीक है, देखिए यह जो पुस्तक है श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य है जिसमें शिव की स्तुति से प्रारंभ होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, देखिए इसमें क्या है, गिरनार शिलालेख संबंधित है। पहला रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रदामन से, रुद्रसेन प्रथम से एवं खारबेल से। इसमें आपको बताना है गिरनार जो शिलालेख है किससे संबंधित है। ठीक, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है रुद्रदामन से। ठीक है, देखिए जो जूनागढ़ अभिलेख है जिसे गिरनार अभिलेख कहा गया है 150 ईस्वी में यह उल्लिखित किया गया है, लिखा गया है। तो कार्दमक शासक रुद्रदामन से यह संबंधित है। जूनागढ़ लेख में जूनागढ़ का नाम गिरनार दिया गया है। जूनागढ़ पर कुल 3 शासक, ध्यान दीजिएगा, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है इस पर कुल 3 लेखकों के नामों का उल्लेख है, जिसमें अशोक का नाम है, स्कंदगुप्त का नाम है और रुद्रदामन का नाम इस पर उल्लेखित
ठीक है। तो देखिए इसमें और जानकारी, जूनागढ़ लेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया प्राचीनतम अभिलेख है। ध्यान दीजिएगा, जो जूनागढ़ अभिलेख है इसकी जो भाषा है पूरी तरीके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जूनागढ़ लेख चंपू शैली अर्थात गद्य और पद्य की मिश्रित शैली में यह लिखा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में 6 प्रकार के करों का उल्लेख है, जिसमें एक है बलिकर, दूसरा है कर, तीसरा भाग, चौथा शुल्क, पांचवा है बिष्ट या बेगार कर और छठा है प्रणय कर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया। इसमें आपका जो ऑप्शन देखिए, गोंडोफर्निस दूसरा, डेमेट्रियस तीसरा, बिमकटफिसेस चौथा, कनिष्क। इसमें आपको बताना है कि किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में प्रचार करने के लिए आया था। ठीक है, इसमें देखिए जो उत्तर होगा वह है गोंडोफर्निस। ठीक है, देखिए पार्थियन या पहलव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडोफर्निस 20 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। उसने सीरिया से एक योग्य वास्तुकार को अपने नवीन नगर के निर्माण के लिए बुलाया था। उसी के साथ गोंडोफर्निस काल में प्रथम शताब्दी से पहला ईसाई पादरी सेंट थॉमस भारत आया। उसी के बाद मैलापुर मद्रास में ये जो सेंट थॉमस है इसकी हत्या कर दी जाती है। यह भारत में ईसाई धर्म का प्रथम साक्ष्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किए? ऑप्शन मौर्य वंश ने, दूसरा रोमन ने, तीसरा इंडो ग्रीक ने, चौथा गुप्त। इसमें आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए। इसमें जो आपका उत्तर है वह है इंडो ग्रीक। ठीक है, देखिए सोने के सिक्के का सर्वप्रथम भारत में प्रचलन इंडो ग्रीक अर्थात हिंदयवन शासकों ने किया था। लेख युक्त सिक्कों एवं शासक की आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने किया, जबकि नियमित एवं पूर्ण रूपेण प्रचलित स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासकों को दिया जाता है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 का, निम्नलिखित में से कौन से असत्य कथन का चयन आपको करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन जो दिया है वह है कि पहला, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। दूसरा, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए। तीसरा, गुप्त शासकों ने रूप्यक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे। चौथा दिया, भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था। देखिए इसमें जो अभी हमने बताया कि स्वर्ण सिक्के जारी करने का सर्वप्रथम काम किसने किया था, तो भारत में, यही आपका जो ऑप्शन है यही असत्य है। ठीक है, जबकि भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने का काम हिंद यवन अर्थात इंडो ग्रीक शासकों ने किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26 पर, निम्नलिखित कुषाण शासकों में से किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए। तो इसमें अभी हमने बताया था, इसका जो उत्तर होगा जान लीजिए, बिमकटफिसेस ने। ठीक है, तो
ठीक है। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के का प्रचलन बीम कटफिशेस ने किया था। बीम कटफिशेस के सोने के सिक्के थे 3 मूल्यों, इसमें 2 दिनारी, दिनार और 5 दिनारी के रूप में जाना जाता था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 पर। चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। पहला रुद्रदामन, दूसरा गोंडो फर्नेस, तीसरा बिम कटफिशेस, चौथा कनिष्क। इसमें आपको बताना है कि चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है कनिष्क। कनिष्क जो था यह चीन के शासक को पराजित करने वाला पहला शासक था। देखिए, जो कुषाण शासक कनिष्क है के काल में चीन में हान वंश के होती का शासन था। जो होती था वह चीन का शासक था। इस वंश के सेनापति पांचाऊ ने कनिष्क को एक बार युद्ध में हरा दिया। अतः कनिष्क चीनी सम्राट होती को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया। कनिष्क के अनुसार, मैंने उत्तर को छोड़कर के अन्य तीनों क्षेत्रों को जीत लिया। ह्वेनसांग कहता है कि कनिष्क ने चीन से अपने पराजय का बदला ले लिया था। अतः कनिष्क भी वह पहला भारतीय है जिसने सुंगलिन पर्वत पार करके चीन के शासक को हराया था। ठीक है, चलिए प्रश्न अगले चलते हैं कि कुषाण शासक अधोलिखित यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे। ऑप्शन ह्यूमी, दूसरा शुआंगमी, तीसरा कोई-शुआंग, चौथा हेतुन। इसमें आपको बताना है कि कुषाण शासक यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है कोई-शुआंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की। ऑप्शन मगध में, दूसरा गोरखपुर में, तीसरा पुरुषपुर में, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह उत्तर है पुरुषपुर। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में स्थापित किया था। ये जो पुरुषपुर है इसे पेशावर भी कहा गया। ठीक है, पेशावर में कनिष्क ने एक स्तंभ बनवाया जो कि तत्कालीन समय में एक अनूठी रचना है। भाई उस समय स्थापित करना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30 पर गांधार कला का विशेष प्रभाव था। पहला ग्रीक कला का, दूसरा रोमन कला का, तीसरा चीनी कला का, डी, ई और बी दोनों। ठीक है, गांधार कला पर किस कला का विशेष प्रभाव था। देखिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए गांधार कला को यूनानी बौद्ध कला या ग्रीको बौद्धिस्ट कला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया। क्योंकि रोमन कला से प्रभावित थी इसलिए इसे यूनानी कला भी कहा गया है। भारत में गांधार कला शैली का शुभारंभ कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ था। मार्शल को गांधार कला का विशेषज्ञ माना जाता है। गांधार कला जो थी वह मुख्यतः काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग करके बनाई जाती थी। ठीक है, देखिए जो बामियान है उसे गांधार कला का खजाना कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव था। पारसी कला का, दूसरा सिथियन कला का, तीसरा यूनानी कला का, चौथा बैक्ट्रियन कला का। इसमें आपको बताना है किस कला का प्रभाव सबसे ज्यादा था। तो अभी हमने बताया था इस पे यूनानी कला का सबसे ज्यादा प्रभाव था। यूनानी कला के साथ साथ इस पर रोमन कला का भी
प्रभाव था ग्रीक और रोमन कला का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 कि गांधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासन काल में हुआ? ऑप्शन देखिए, कुडुल कटफिसेस का, दूसरा कनिष्क प्रथम का, तीसरा हुबिस, चौथा वासुदेव। इसमें आपको बताना है कि किस गांधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासन काल में हुआ? तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है कनिष्क प्रथम के काल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 33 पर मथुरा शैली में मुख्यतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया? ऑप्शन देखिए, सफेद छींटदार, दूसरा संगमरमर, तीसरा लाल बलुआ पत्थर, चौथा काले चमकीले पत्थर। ठीक है, इसमें आपको बताना है किस पत्थर का प्रयोग इसमें किया गया था। देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, देखिए मथुरा कला में लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया, जिन्हें रूपबास या सिकरी के खदानों से प्राप्त किया जाता था। मथुरा कला का जो स्वर्ण युग है कनिष्क, हुबिस और वासुदेव काल को माना जाता है। भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण अगर कहीं हुआ है तो मथुरा कला के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, देखिए मथुरा के पास स्थित एक टीला है जिसे कंकाली टीला कहा गया है, वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? इसमें आपको बताना बुद्ध चरित्र के लेखक तो कौन है। ऑप्शन देखिए, हर्षेय, दूसरा अश्वघोष, तीसरा वसुमित्र, चौथा कालिदास। इसमें आपको बताना है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। उत्तर आपका होगा अश्वघोष। अब अश्वघोष के विषय में जानकारी आपको दे दें। अश्वघोष कनिष्क के राज कवि एवं महान दार्शनिक थे। उन्होंने बुद्ध का यशगान करते हुए बीड़ा बजाते हुए देश भ्रमण किया करते थे। अश्वघोष रचित नाटक सारिपुत्र प्रकरण तथा महाकाव्य बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद है। अर्थात अश्वघोष ने जो नाटक रचा उनके नाटक का नाम है सारिपुत्र प्रकरण। उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे जिसमें एक है बुद्ध चरित्र, दूसरा है सौंदर्यानंद। ठीक है, देखिए कुषाण शासक कनिष्क के प्रमुख दरबारियों में अश्वघोष थे। चरक का नाम आता है, नागार्जुन का नाम है और पार्श्व का नाम इसमें आता है, जो कि अश्वघोष के साथ साथ ये सब भी कुषाण शासक कनिष्क के राज दरबारी हुआ करते थे। देखिए अश्वघोष जो हैं उन्हें भारत का मिल्टन कहा गया है, भारत का कांट कहा गया है, भारत का वॉल्टेयर भी इन्हें कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 35 प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो इसमें अभी हमने बताया ये थे कनिष्क के दरबारी थे, अर्थात उन्हीं के समकालीन भी रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन कपिसा से, दूसरा सुर्ख कोतल से, तीसरा चार शब्दा से, चौथा शाहबाज गढ़ी से। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है। देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है सुर्ख कोतल। देखिए जो सुर्ख कोतल है ये अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में स्थित है। यहाँ से रबतक शिलालेख, राजा कनिष्क की मूर्ति, अग्निवेदी मंदिर की प्राप्ति यहाँ से हुई है। इस शहर को कनिष्को ओनिंदो अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से जो जानकारी थी। चलिए अब देखते हैं कि चरक के शासक के दरबार में रहते थे। तो अभी हमने बताया था कि जो चरक थे नागार्जुन थे,
तो और जो पार्श्व थे, अश्वघोष थे, ये सब कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न संख्या 38 पर, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन 56 ईस्वी में, दूसरा 78 ईस्वी में, तीसरा 56 ईसा पूर्व में, चौथा 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में जो शक संवत है वह प्रारंभ होता है। इसमें कहा जाता है कि कनिष्क ने यह शक संवत चलाया था। ठीक है, देखिए जो शक संवत है और जो विक्रम संवत है, शक संवत और विक्रम संवत में 135 वर्षों का अंतर इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए 39 प्रश्न है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की उसे क्या कहा गया? पहला विक्रम संवत, दूसरा शक संवत, तीसरा हिंदू संवत, चौथा संवत। इसमें आपको बताना कनिष्क ने कौन सा संवत शुरू किया था, तो इसमें जो उत्तर होगा वह है शक संवत। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कालानुक्रमांक के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि कनिष्क द्वितीय, दूसरा वासुदेव प्रथम, तीसरा होबिस्क, चौथा वासुदेव प्रद्युति। इसमें आपको मिलान करना है। मिलान क्या, क्रम के अनुसार इन्हें सजाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले होबिस्क है। कौन है? होबिस्क है। ठीक है, दूसरे कनिष्क द्वितीय हैं। ठीक है, तीसरे जो हैं वो हैं वासुदेव प्रथम, चौथे वासुदेव द्वितीय। देखिए होबिस्क का जो अर्थात इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है 3, 1, 2 और 4। देखिए जो होबिस्क का शासनकाल है वह 106 से 140 ईस्वी, 106 से 140। ठीक है, और यहाँ पे जो वासुदेव और कनिष्क का शासनकाल है द्वितीय का 142 से 76, कोई कंफर्म नहीं है। इस तरीके से जो इसमें उल्लेख मिलता है वह इसका उत्तर यही सही है, 3, 1, 2 और 4। ठीक है, ठीक है, आगे इसमें देखिए प्रश्न संख्या 41 में पेरिप्लस ऑफ एरियन सी के लेखक को पूछा गया है। तो इसमें बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपका सीधा उत्तर बताते हैं। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है एक अज्ञात यूनानी नाविक है, अर्थात इसके लेखक का पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया है उनका नाम है विल्फ्रेड हार्वे स्टॉफ। विल्फ्रेड हार्वे स्टॉफ ने पेरिप्लस ऑफ द एरियन सी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, देखिए ये जो है इस ग्रंथ में रोमन साम्राज्य को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची मिलती है। विदेश से चांदी की आयात का प्राचीनतम विवरण इसी ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पेरिप्लस में उल्लिखित कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात था? चलिए इसमें आपका जो ऑप्शन है वह है मुजरिस, दूसरा कोरकई, तीसरा टिंडिस, चौथा है कोडाकशाला। इसमें आपको बताना है पेरिप्लस के अनुसार बंदरगाह कौन सा है जो अपने मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है कोरकई। ठीक है, देखिए कोरकई पांड्यों का जो पांड्य राजवंश है उनका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था।
कोरकई में मोती निकालने का कार्य जो वहां पे जेल बंदी थे उनके माध्यम से किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश के करीमनगर तथा नालगोंडा जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात थे? ऑप्शन देखिए, लोहा और इस्पात के लिए, दूसरा सीसा और तांबा के लिए, तीसरा तांबा और जस्ता, चौथा लोहा और पीतल के लिए। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है लोहा और इस्पात के लिए। करीमनगर और नालगोंडा जो है वह जो जिला है यह लोहा और खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। ये दोनों जो जिले हैं यह आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, करीमनगर से लोहार की दुकानें मिली हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 44 सातवाहन काल के किस स्थल में हमें लोहार की दुकान के अवशेष मिले हैं? तो अभी हमने बताया था, इसमें देखिए करीमनगर जो है यहाँ से लोहार की दुकान के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से जो लोहे के अवशेष मिले हैं उनमें उस्तरा मिला है, कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते, प्रश्न संख्या 45 पर। उत्खनन में एक स्तूप के अंदर सारपुत्र के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। ऑप्शन देखिए, भराहुत में, सांची में, कुशीनगर में और कौशाम्बी में। इसमें आपको बताना है कि उत्खनन में एक स्तूप के अंदर सारपुत्र के अस्थि के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो उत्तर होगा वह है सांची का स्तूप। देखिए सांची स्तूप संख्या 3 में, सांची स्तूप संख्या 3 में भगवान बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य सारपुत्र तथा महामोदगलायन के अवशेष सुरक्षित हैं। इस स्तूप पर गजलक्ष्मी, पंचफणयुक्त नागराज, इस तरीके का अंकन उस पर किया गया है। सांची स्तूप संख्या 2 में तोरण का अभाव इसमें है, किंतु वेदिका की उपस्थिति है। सांची स्तूप में ग्राम्य तथा नगरीय जीवन के विविध चित्रों का उत्कीर्णन इस पर मिलता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक ने कृष्ण एवं बलराम की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? ऑप्शन देखिए, मिनेंडर, दूसरा अगाथोक्लीज, तीसरा हेलियोक्रीज, चौथा है आर्केबियस। इसमें आपको बताना है कि कौन से जो सिक्के हैं कृष्ण और बलराम की आकृति वाले चलाए गए थे। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर है वह है अगाथोक्लीज ने। देखिए हिंद एवं शासक अगाथोक्लीज के सिक्कों पर कृष्ण और बलराम की आकृतियों का अंकन मिलता है। अगाथोक्लीज पहला हिंद एवं शासक है जिसने अपने सिक्के पर ब्राह्मी लिपि के स्थान को अपने सिक्कों पर स्थान दिया है। अगाथोक्लीज की एक मुद्रा पर मूसल लिए संकर्षण चक्रधारी वासुदेव का अंकन हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 47 पर। इसमें देखिए निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? अजेस, दूसरा गोंडोफर्नेस, तीसरा हिप्पोट्रेटस और चौथा कनिष्क। इसमें आपको बताना है कि उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है कनिष्क। उत्तरी भारत में हिप्पोट्रेटस अंतिम ग्रीक शासक था। सॉरी, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह कनिष्क नहीं है, सॉरी वह है हिप्पोट्रेटस। ठीक है, हिप्पोट्रेटस जो है वह उत्तरी भारत में अंतिम ग्रीक शासक था। यह उत्तर पश्चिमी पंजाब और पुष्प कलावती पर शासन करता था। हिप्पोट्रेटस यूथिडेमस वंश का अंतिम शासक था।
ठीक है, तो इस तरीके से चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भागीरथी की मुद्रा निम्नलिखित में से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें देखिए, पहला नासिक से, दूसरा कौशाम्बी से, तीसरा गोदावरी कृष्णा नदी से, चौथा नर्मदा घाटी। तो इसमें आपको बताना है कि भागीरथी की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है नर्मदा घाटी से। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 49 पर शंखलिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं। पहला भरहुत से, दूसरा देउर कुठार से, तीसरा अमरावती से, चौथा सारनाथ से। तो इसमें आपको बताना है कि शंखलिपि के लेख निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है भरहुत अभिलेख। देखिए जो भरहुत अभिलेख स्तूप है मुख्य रूप से वर्तमान में यह देखा जाए तो नष्ट हो चुका है। इसके केवल अवशेष मात्र विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। यह स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1873 ईस्वी में कर्णिघन महोदय ने किया था। भरहुत स्तूप के अवशेष शंखलिपि के अवशेष इस पे प्राप्त होते हैं। इस पर जातकों तथा बुद्ध चरित्र से संबंधित घटनाएं कला के रूप में अंकित यहाँ से हुई है। ठीक है, भरहुत में 3 देवता ब्रह्मा, शुक्र व मार, इन्हीं तीन देवताओं का उल्लेख इस पर हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि खारवेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासन काल में तनसुल से अपनी राजधानी तक नहर का निर्माण कराया। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा, जो आपका इसमें ऑप्शन है वह देखिए तीसरे में, चौथे में, 5वें वर्ष में, 6ठे वर्ष में। इसमें आपका जो उत्तर है वह है 5वें वर्ष में। खारवेल ने अपने शासन काल के 5वें वर्ष में तनसुल से राजधानी तक नहर का निर्माण करवाया था। इस नहर को 300 वर्ष पूर्व महापद्म नंद ने बनवाया था। तो इन्होंने, खारवेल ने क्या किया, उसका पुनर्निर्माण करवाया। खारवेल ने प्रथम वर्ष तूफान से विध्वंस हुए कलिंग का पुनर्निर्माण करवाया। 35 लाख मुद्रा खर्च करके संभवतः अपनी प्रजा के लिए यहाँ पे मनोरंजन के लिए बनवाया था। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 पर निम्नलिखित में से खारवेल ने अपने राज्य के किस वर्ष में गोरखगिरी पर आक्रमण किया। पहला ऑप्शन द्वितीय वर्ष, दूसरा अष्टम वर्ष, तीसरा 13वें वर्ष, चौथा 6ठे वर्ष। इसमें आपको बताना है किस वर्ष में खारवेल ने गोरखगिरी पर आक्रमण किया था। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है अष्टम वर्ष, अर्थात 8वें वर्ष में खारवेल ने गोरखगिरी पर आक्रमण किया था। इसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखिए, पहला खारवेल ने नंदराज को पराजित किया, दूसरा खारवेल ने शैव धर्म का अनुयायी था, तीसरा सामग्री बलश्री गौतम पुत्री सातकर्णी की माता थी। डी ऑप्शन पांड्य महाराष्ट्र के शासक थे। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है साम्राज्ञी बलश्री गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी। यही आपका उत्तर सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदम कद प्रतिमा संबंधित है। पहला मौर्य काल से, दूसरा
शुंग काल से, तीसरा कुषाण काल से, चौथा गुप्त काल से। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है कुषाण काल से। मथुरा से कनिष्क के आदमकद की जो मूर्ति मिली है वह सिर विहीन मूर्ति है, जो कि खड़ी मुद्रा में प्राप्त हुई है। इस मूर्ति में कनिष्क लंबा कोट पहने हुए है, पतलून एवं बूट पहने हुए उससे दिखाया गया है। ठीक है, मथुरा से एक के बिंब कटफिसेस की सिंहासन पर बैठे हुए मूर्ति का अंकन मिलता है। सर्वाधिक प्राचीन जैन प्रतिमाएं एवं स्तूप मथुरा से ही प्राप्त होता है। देखिए मथुरा यक्ष मूर्तियों का निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ के भूतेश्वर टीले से 2 बौद्ध स्तूप भी प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए जो पहला बीच में जो मिलाने की सूची 1 है, ए ऑप्शन जो है, देखिए इसमें जो यूथिडेमस है वह यूंडो ग्रीक से संबंधित है। जो बिम कटफिसेस है यह कुषाण से संबंधित है। जो सोडास है यह शासक है, और जो बोननस है यह पर्थियन शासक है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा उत्तर सही है वह है पहला, 3, 4, 1 और 2, यही आपका उत्तर सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 सूची 2 का मिलान करते हुए नीचे दी गई संकेत तालिका में से सही उत्तर चुनिए। देखिए एक और मिलान आ गया। इसमें जो आपका मिलान है, देखिए इसमें गांधार कला किससे संबंधित है? कुषाण से संबंधित है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख जो आपका है वह है रुद्रदामन से संबंधित है। मिलिंद पन्हो आपका मीनांडर से संबंधित है। तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख मोयस से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो उत्तर सही है वह है ऑप्शन 3, 3, 4, 1 और 2। ठीक है, चलिए अब 56 पर चलते हैं। भाजा एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित है? ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। देखिए आपका जो ऑप्शन है लोनावाला महाराष्ट्र, दूसरा कक्षकारण, तीसरा हेलेबिहू कर्नाटक, चौथा है गंजाम उड़ीसा। इसमें आपको बताना है कि यह कहाँ पर स्थित है। देखिए इसमें आपका जो उत्तर है वह है लोनावाला महाराष्ट्र में। जो भाजा और कार्ले की गुफाएं हैं यहीं पे स्थित है। महाराष्ट्र के भोरघाट पहाड़ियों पर जिन गुफाओं का निर्माण हुआ है उनमें भाजा, पीतलखोरा, बेडसा, कार्ले, ये तमाम प्रकार की गुफाएं वहां पे स्थित हैं। भाजा भोरघाट पहाड़ी पर स्थित सबसे प्राचीन गुफा चैत्य एवं विहार है। यह 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित हुआ है। इस गुफा के निर्माण में काष्ठ का प्रयोग हुआ। तो इस तरीके से यह भारत का काष्ठ कला का अद्भुत उदाहरण है। इस गुफा की जो आकृति मौर्य युगीन लोमस ऋषि गुफा के समान इसे बनाई गई है। इसकी जो छत है वह गज पिष्टाकार है। यहाँ का चैत्य अर्धवृत्ताकार है। सूर्य एवं इंद्र देवता को भी यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, हालांकि सूर्य मूर्ति को अब चक्रवर्ती सम्राट मांधाता की मूर्ति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। देखिए जो कार्ले का चैत्य है ये एक आयताकार चैत्य है जिसका निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुलमावी के बैजंती के भूतपाल नामक श्रेष्ठी ने करवाया था। ठीक है, यही सबसे सुंदर
सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित और सबसे प्रसिद्ध यहाँ पे चैत्य है। तो इस तरीके से चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन देखिए, कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया। दूसरा, कल्हड़ के अनुसार कुशाणों का पतन कश्मीर में हुआ। तीसरा ऑप्शन है, कुशाणों ने कर्नाटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चौथा, मीनांडर ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें देखिए जो आपका उत्तर सही है वह है कनिष्क ने पुरुषपुर में एक स्तूप का निर्माण कराया, यही आपका उत्तर सही है। देखिए कनिष्क ने पुरुषपुर में 13 मंजिलों का एक टावर बनवाया जिसकी वेदिका 150 फीट ऊंची थी। 6वीं शताब्दी का चीनी यात्री सुंग्यून बताता है कि यह टावर 3 बार आग में नष्ट हुआ। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया था। कनिष्क के रावतक अभिलेख में 6 नगरों कौंडिन्य, उज्जैनी, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एवं चंपा का उल्लेख करता है। इस तरीके से ठीक है, अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, कनिष्क ने अमरावती में एक स्तूप का निर्माण कराया। दूसरा है, कनिष्क ने गिरनार में सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। तीसरा है, जेदा अभिलेख में भूविष्क को मुरोड़ की उपाधि दी गई। चौथा है, कनिष्क ने कुंडलवन बिहार में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर सही है वह है कनिष्क ने कुंडलवन में एक जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी उसी का यहाँ पे आयोजन किया था। इसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल से स्थापित हुआ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, अशोक के शासनकाल में, दूसरा शुंग के, तीसरा सातवाहन के, चौथा गुप्त के। इसमें आपको बताना है कि अमरावती का महास्तूप किस मूल रूप में किस काल से संबंधित है। इसमें आप जो आपका उत्तर होगा वह है अशोक के शासनकाल में। देखिए जो अमरावती है आंध्र प्रदेश में अमराम तथा अमरेश्वर के नाम से शैव तीर्थ के रूप में ये प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में सर्वप्रथम अशोक ने, उसके बाद सातवाहनों ने अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया था जिसे महाचैत्य भी कहा गया। तो इस तरीके से ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यज्ञपीठ शिल्प का संबंध है ऑप्शन जैन से, दूसरा शैव से, तीसरा बौद्ध से, चौथा अजीवक से। इसमें आपको बताना है यज्ञपीठ शिल्प का संबंध कहाँ से है। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है बौद्ध से संबंधित है। यह जो है स्तूप या आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, नाहपान कार्दमक, दूसरा गोंडोफिरस पर्थियन, तीसरा चस्टन कार्दमक, चौथा मियायोस और कुशाल। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह नाहपान और कार्दमक, यही आपका युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए जो नाहपान है कार्दमक वंश का नहीं, नाहपान जो है शकों के क्षहरात वंश का है। ठीक है, जो क्षहरात वंश का प्रथम जो शासक है
उसका नाम है भूमक। ठीक है। नाहपान के जो सिक्के मिले हैं वह नासिक से मिले हैं और अजमेर से इसके सिक्के प्राप्त होते हैं। अगले पर चलते हैं प्रश्न पर। होबिस के सिक्कों पर अंकित अहुरमज्जा देवता का संबंध था। पहला भारतीय देवता से, दूसरा यूनानी देवता से, तीसरा मिस्र के देवता से, चौथा पारसी देवता से। ठीक है। देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है पारसी देवता। अहुरमज्जा का जो देवता है वह पारसी देवता से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित किस शासक ने सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन भेषधारी इस देवी की आकृति अंकित है? इसमें आपका जो ऑप्शन देखिए, कनिष्क प्रथम, दूसरा होबिस प्रथम, तीसरा पुडुकड़फिस, चौथा इजिलाइसिस। इसमें आपका जो उत्तर है आपको बताना है। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है होबिस प्रथम। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां अंकित करवाई? ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, इंडो ग्रीक, दूसरा पर्थियन, तीसरा पश्चिमी क्षत्रप, तीसरा कुषाण। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है पश्चिमी क्षत्रप। ठीक है। पश्चिमी क्षत्रप ने अपनी चांदी के सिक्कों पर तिथियों का अंकन कराया था। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य मिलता है? पहला सातवाहन, दूसरा कुषाण, तीसरा गुप्त, चौथा वर्धन वंश। ठीक है। एक मिनट। देखिए इसमें जो प्रश्न संख्या 65 है, किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख मिला है? ठीक, अभिलेखित साक्ष्य। इसमें आपका जो उत्तर होगा, लाइट कट गई है। ठीक है। इसमें आपका जो उत्तर है वह है सातवाहन। ठीक है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को सम्राज्ञी बलश्री ने नासिक में दान दिया था? पहला भदावनीय संघ, दूसरा काकनादीय संघ, तीसरा वज्रयानाई संघ, चौथा है आर्य संघ। इसमें आपको बताना है उत्तर कौन सा सही है। ठीक है। इसमें आपका जो उत्तर सही है वह है भदवानीय संघ। जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है। 67 देखते हैं, निम्न युग में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको सही सुमेलित खोजना है। ठीक है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है कनिष्क की तिथि 58 ईसा पूर्व, फ्लीट और कनेडी के अनुसार। उसके बाद दूसरी जो कनिष्क की तिथि 78 ईस्वी पूर्व, रेफसन और ओल्डनबर्ग। तीसरी कनिष्क की तिथि 90 ईस्वी में, 178 ईस्वी, काना और पूसी के अनुसार। कनिष्क की तिथि 144 ईस्वी, स्मिथ और ए के नारायण के अनुसार। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही है वह है कनिष्क की तिथि 144 ईस्वी। यही आपका उत्तर सही नहीं है। ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 68 पर निम्नलिखित युग्म में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें आपको देखना है कौन सा मिलान सही नहीं। पहला नानाघाट चेदिराज, दूसरा हाथी गुम्फा कारले पुलमापी, चौथा है नासिक बलश्री। देखिए इसमें खारवेल हाथी गुम्फा ये तो सही है। ठीक है। ये मिलान सही है। और कारले पुलमापी ये भी सही है। नासिक बलश्री ये भी सही। इसमें आपका जो सही मिलान नहीं है वह है नानाघाट चेदिराज। देखिए जो नानाघाट अभिलेख है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसे सातकर्णी प्रथम की रानी नागानिका द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वेदश्री के शासन काल में इसे उत्कीर्ण करवाया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है? इसमें भी आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, हाउ हांसु कुशाल, अभिलेख सातवाहन, साहित्य खारवेल और सिक्के गुप्त। इसमें आपको बताना कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें आपका जो उत्तर सही है वह साहित्य खारवेल, इसे सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि साहित्य से खारवेल का कोई विशेष जानकारी उससे प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके चांदी के सिक्कों पर खड़मुख कार्तिकेय का चित्र मिलता है? ऑप्शन योधे, दूसरा कुड़िंद, तीसरा पश्चिमी क्षत्रप, चौथा सातवाहन। देखिए, इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है योधे, ये आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि नीचे कुछ प्राचीन काल के राजवंशों के नाम दिए गए हैं। पहला है औलिकर, दूसरा है वाकाटा, तीसरा है शुंग, चौथा है कुड़िंद। अब इसमें आपको बताना है कि इनमें से किस किस के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है किसके सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए, इसमें जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं उसमें औलिकर वंश का नहीं प्राप्त हुआ है और शुंग वंश का कोई सिक्का इसमें प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है 1 और 3। ठीक है, औलिकर राजवंश और शुंग राजवंश के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर औलिकर राजवंश की बात करें सबसे महत्वपूर्ण शासक की, तो जो यशोधर्मन है यही इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा था। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। नीचे कुछ विदेशी शासकों के नाम दिए गए हैं। देखिए, जैसे डायोडोटस, यूथिडेमस, एजेस और स्पालियाराइस। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन इंडो ग्रीक शासक नहीं थे। ठीक है, इसमें देखिए जो नहीं है उसमें नाम है एजस का, उसके बाद नाम है स्पालिराइसस का। अर्थात इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है 3 और 4, यही आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रथम शताब्दी ईस्वी का रबतक अभिलेख किस क्षेत्र से मिला है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, तक्षशिला के आसपास, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा मथुरा के आसपास, चौथा मध्य एशिया। तो इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है अफगानिस्तान के आसपास। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा तो वह देखिए, ऑप्शन देख लीजिए कि पहला, कनिष्क के राज्य के प्रथम वर्ष के रबतक अभिलेख में कुषाणों की वंशावली दी गई है। दूसरा, समुद्रगुप्त के वर्ष 9 के इलाहाबाद स्तंभ लेख में कोई वंशावली नहीं दी गई है। अरामाइक लिपि में लिखे अशोक के मानसेहरा स्तंभ लेख में 7 उद्घोषणाएं दी गई है। और चौथा दिया है भागभद्र के वेशनगर स्तंभ लेख में पुष्यमित्र की विजयों का वर्णन दिया गया है। इसमें आपका जो उत्तर सही है वह उत्तर आपका सही है, कनिष्क के अभिलेख का, कनिष्क के राज्य के प्रथम वर्ष में रबतक अभिलेख की सूचनाएं व वंशावली दी गई। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, देखिए इसमें भारत पर शासन करने वाले विभिन्न शक राजवंशों से उनके शासकों को सुमेलित कीजिए। इसमें आइए मिलाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखिए जो तक्षशिला है वह माबेज यहाँ से, ठीक है, और जो दूसरा है मथुरा के शक शासक यह नाजुल है, राजुल। और पश्चिमी भारत के शक यहाँ पे देखिए नाहपान। उज्जैन के शासक रुद्रदामन।
ये आपका उत्तर अर्थात जो पहला ऑप्शन यही आपका 4, 3, 1 और 2 यही आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कनिष्क प्रथम के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो इसमें देखिए पहला दिया है 78 ईस्वी में, दूसरा 81 ईस्वी में, तीसरा 98 ईस्वी, चौथा 121 ईस्वी में। इसमें आपका जो उत्तर सही है वह है 81 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो किस विदेशी लेखक ने शुंग वंश के विवरण दिए हैं? ऑप्शन शाहयान दूसरा, ह्वेनसांग तीसरा, ईत्सिंग चौथा, तारानाथ। इसमें आपको बताना है किस विदेशी लेखक ने शुंग वंश के विषय में अपना उल्लेख किया है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है तारानाथ। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुंग युग की यक्ष प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिए अमरावती, दूसरा एलोरा, तीसरा भरहुत, चौथा अक्षत्र। इसमें आपको बताना शुंग युग की यक्ष प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है भरहुत स्तूप। क्या है? भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप से यक्ष की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। देखिए जो भरहुत है यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसकी जो खोज हुई थी 1873 ईस्वी में कन्निगम महोदय ने किया था। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 79 पर कि निम्नलिखित लिपियों में से रज्जुअल के सिक्कों पर एक लिपि प्राप्त नहीं हुई है। ऑप्शन ब्राह्मी की, दूसरा खरोष्ठी की, तीसरा ग्रीक, चौथा अरामाई। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से लिपियों में रज्जुअल के सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित नहीं है। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है अरामाई। ठीक है, देखिए मोरा मथुरा के ब्राह्मी लिपि में राजुल का उल्लेख मिलता है। राजुल के सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में उसकी उपाधि राजराज, खरोष्ठी में अप्रतिचक्र और ग्रीक में बैसिस का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। लेकिन राजुल के सिक्कों पर आरामाइक लिपि का कोई अंकन मिलता नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 80 देखिए कि अंतिम प्रश्न है कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान से किया गया है? ऑप्शन देखिए मालवा से, दूसरा मानधाता से, तीसरा परियांश क्षेत्र से, चौथा उत्तरी कोंकण से। तो इसमें आपका जो उत्तर है कि अपरांतक का जो समीकरण है वह उत्तरी कोंकण से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे 80 प्रश्न थे मरणोत्तरकाल से संबंधित उसको हमने सॉल्व कराया। तो हम आशा करते हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आप कई बार इसको प्रश्नों देख सकते हैं जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखा। तो मित्रों फिर मिलते हैं अगली क्लास पर। तो